हेलो दोस्तों, मैं रोहित कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल आरडी कैंपस पर, जिसमें हम आज रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार पढ़ेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार और रासायनिक अभिक्रियाएं। तो हमारा पहला टॉपिक क्या है? रासायनिक अभिक्रियाएं। रासायनिक अभिक्रियाएं रासायनिक अभिक्रियाएं इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन। चलो सबसे पहले इसकी हम डेफिनेशन लिख लें, फिर इसके बाद हम इसको समझेंगे। तो रासायनिक अभिक्रियाएं यहाँ पे वह अभिक्रियाएं जिसमें आवश्यक भौतिक अवस्थाओं जैसे ताप हो गया, दाब हो गया आदि। ये क्या होती हैं? ये ताप और दाब क्या होते हैं? ये होती हैं भौतिक अवस्थाएं जिसको नियंत्रित करके हम अभिक्रियाएं संपन्न करते हैं। तो वह अभिक्रियाएं जिसमें आवश्यक भौतिक अवस्थाओं में एक या एक से अधिक अभिकर्मक आपस में परस्पर क्रिया कर एक नए पदार्थ या फिर उत्पाद का निर्माण करते हैं। रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल के लिए ले लें हम, जैसे हो गया एग्जाम्पल Na सोडियम प्लस क्लोरीन। तो जब मिलाते हैं तो ये क्या बनाता है? सोडियम क्लोराइड। क्या बनाता है? सोडियम क्लोराइड। तो जैसे सोडियम की वैलेंसी कितनी हो गई? 1, और क्लोरीन की वैलेंसी कितनी हो गई? -1। तो ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? NaCl। जो होती है, जो समान वैलेंसी होती है, उनकी वैलेंसी यहाँ पर नहीं लिखी जाती है, ये याद रखना। दूसरा एग्जाम्पल ले लें हम कैल्शियम कार्बोनेट दूसरा एग्जाम्पल ले लें मैग्नीशियम सल्फेट। तो ये मिलकर क्या बनाएंगे? ये क्या करेंगे? ये कौन सी अभिक्रिया होगी? यहाँ पर द्विविस्थापन अभिक्रिया होगी। ये इसका प्रकार अभी आगे जाकर हम पढ़ेंगे। तो
कि कैल्शियम जाके मैग्नीशियम को रिप्लेस करके यहाँ आ जाएगा और मैग्नीशियम कैल्शियम को रिप्लेस करके यहाँ पर आ जाएगा। तो ये यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, कैल्शियम और सल्फेट अभिक्रिया करेंगे तो क्या हो जाएगा, कैल्शियम सल्फेट प्लस मैग्नीशियम और कार्बोनेट अभिक्रिया करेंगे तो क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम कार्बोनेट, ये बन जाएगा। अब देख लो ये संतुलित है कि नहीं संतुलित है। यहाँ पर देखो कार्बन, यहाँ पर कार्बन कितने हैं, ऑक्सीजन कितने, यहाँ पर 3, यहाँ पर कितने हैं 3, यहाँ पर कार्बन कितने हैं 1, यहाँ पर कितने कार्बन है 1, यहाँ पर सल्फर कितने हैं 1, यहाँ पर सल्फर कितने हैं 1, यहाँ पर कैल्शियम कितने हैं 1, यहाँ पर कैल्शियम कितने हैं 1। इसका मतलब क्या हुआ कि यह संतुलित है क्रिया। जैसे रासायनिक अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया में क्या होता है कि जो भौतिक अवस्थाएं होती है, जैसे हो गया ताप और दाब, इनके निश्चित मान पर हम अभिक्रियाएं संपन्न कराते हैं। तो जब हम अभिक्रियाएं संपन्न कराते हैं तो इस अभिक्रिया में हमको एक नया उत्पाद अर्थात एक नया पदार्थ प्राप्त होता है। जब यहाँ पर Na और Cl की अभिक्रिया कराए हमने, मतलब या दो या दो से अधिक, मतलब दो अभिकर्मक लिए हमने, यहाँ पर क्या बन गया, नमक बन गया। क्या है, जिसको क्या कहते हैं, नमक। जो ये NaCl होता है, इसको नोट डाल के लिख लेना। जो ये NaCl होता है तो क्या होता है, नमक, साल्ट, ये नमक क्या होता है, नमक। जब सोडियम धातु और क्लोरीन गैस जब अपक्रिया करते हैं तो क्या बनता है, नमक बनता है। क्या बनता है, नमक बनता है। इसी तरह जब कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम सल्फेट अभिक्रिया करते हैं तो एक नया पदार्थ बन गया ना, कैल्शियम सल्फेट, और यहाँ पर क्या बना, और क्या प्राप्त हुआ, मैग्नीशियम कार्बोनेट। इसका मतलब ये हुआ कि जो ये रासायनिक अभिक्रिया है इसमें एक नया पदार्थ प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, एक नया पदार्थ। अब यहाँ पर एक शब्द आया, क्या आया, एक नहीं दो शब्द आए। एक तो आया अभिकर्मक, क्या आया, अभिकर्मक, और एक आया उत्पाद। कहाँ है, ये है। अब चलो जानते हैं कि अभिकर्मक और उत्पाद क्या है। ये अभिकर्मक और उत्पाद क्या है। तो चलो सबसे पहले हम एक रासायनिक अभिक्रिया लिखते हैं। क्या है, अभिकर्मक, उत्पाद। तो चलो सबसे पहले हम समझते हैं कि अभिकर्मक और उत्पाद क्या है। जो ये अभिकर्मक होता है, यह किसी रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ अभिक्रिया को संपन्न करने के लिए भाग लेते हैं, अर्थात वे पदार्थ जो अभिक्रिया करते हैं, मतलब वे पदार्थ जो अभिक्रिया करते हैं, अर्थात जैसे यहाँ पर हमने अभिक्रिया ले ली Na प्लस Cl और यहाँ पर क्या बना, NaCl। जो पदार्थ अभिक्रिया में भाग लेते हैं, अर्थात ये पदार्थ, वे पदार्थ जो अभिक्रिया करके अभिक्रिया को संपन्न करते हैं, अर्थात अभिक्रिया में जो स्टार्टिंग में अर्थात शुरुआत में जो पदार्थ अभिक्रिया करते हैं वे अभिकर्मक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अभिकर्मक कहलाते हैं। और उत्पाद क्या कहलाता है, उत्पाद वे पदार्थ कहलाते हैं जो एक नया उत्पाद बनता है, अर्थात जो नया पदार्थ बनता है अभिक्रिया पूरी होने के बाद
जो नया पदार्थ बनता है उसको उत्पाद कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। तो चलो पहले इनकी डेफिनेशन लिख लें। तो पहली डेफिनेशन हमारी क्या है? अभिकर्मक। अभिकर्मक अभिकर्मक इनको इंग्लिश में क्या कहते हैं? रिएक्टेंट। क्या कहते हैं? रिएक्टेंट। तो वे यौगिक व आयन जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में क्रिया करते हैं, अर्थात आपस में परस्पर क्रिया करते हैं, क्या कहलाते हैं? वे अभिकर्मक कहलाते हैं। वे अभिकर्मक कहलाते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमें क्या लिया था? NaCl। जो ये Na और ये Cl ये क्या है? रिएक्टेंट है। क्या है? रिएक्टेंट। क्या है? रिएक्टेंट। और ये Na और Cl जो बना सोडियम क्लोराइड, ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा प्रोडक्ट अर्थात उत्पाद। क्या है? प्रोडक्ट अर्थात उत्पाद। आई बात समझ में? हमने अभिकर्मक की डेफिनेशन तो लिख दी। अब हम उत्पाद की डेफिनेशन लिखेंगे। तुम्हारी दूसरी हेडिंग क्या है? उत्पाद। क्या? उत्पाद। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? प्रोडक्ट। क्या कहते हैं? प्रोडक्ट। तो ये उत्पाद क्या होता है? किसी अभिक्रिया को संपूर्ण होने के पश्चात जो नया पदार्थ प्राप्त होता है वो उत्पाद कहलाता है। चलो इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। किसी अभिक्रिया के संपूर्ण होने के पश्चात प्राप्त नया पदार्थ उत्पाद कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए लेंगे। सबसे इजी एग्जाम्पल है NaCl। क्या है? NaCl। अगर पेपर में आ जाइए तो ये वाला एग्जाम्पल दे देना है और यहाँ पर NaCl डालकर यहाँ पे डाल देना उत्पाद। ये सबसे बेस्ट तरीका। क्या है? सबसे बेस्ट तरीका। एग्जामिनर आपके 1 नंबर भी नहीं काट सकते इस तरीके से। चलो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लो। कर दो। तो हमारा अगला टॉपिक क्या है? रासायनिक समीकरण। क्या है? रासायनिक समीकरण। आपको ये उत्पाद और अभिकर्मक समझ में आया कि ना आया? मेरे ख्याल से आ गए होंगे। हमारा अगला टॉपिक है रासायनिक समीकरण। क्या है? रासायनिक समीकरण। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? केमिकल इक्वेशन। क्या कहते हैं? केमिकल इक्वेशन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कमेंट कीजिए।
हमारा अगला टॉपिक क्या है? केमिकल इक्वेशन। क्या है? केमिकल इक्वेशन, रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? केमिकल इक्वेशन। चलो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन क्या लिखने? डेफिनेशन। फिर हम समझाएंगे कि रासायनिक समीकरण की हमें आवश्यकता क्यों पड़ी। हम इनको शब्दों में भी तो लिख सकते हैं ना। जैसे हमने ले लिया क्रिया कोई सोडियम और क्लोरीन का अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा? सोडियम क्लोराइड। तो जैसे जब रासायनिक सूत्रों का निर्माण अर्थात रासायनिक सूत्र का प्रयोग नहीं हुआ करता था, जब शब्दों का जो साइंटिस्ट लोग थे, मतलब अर्थात वैज्ञानिक लोग थे जो, तो क्या किया करते थे? वो शब्दों का प्रयोग किया करते थे, जिससे उनको बहुत दिक्कत आया करती थी। जैसे हम यहाँ पर भी लिखें तो सोडियम प्लस क्लोरीन, जब इनकी रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा? सोडियम क्लोराइड। जो ऋणायन हुआ करते हैं उनमें अपक्रिया के पश्चात लास्ट में अनुलग्न के रूप में आयड जुड़ जाया करता है। क्या जुड़ जाया करता है? आयड। जैसे यहाँ पर क्लोरीन है, यहाँ पर क्या आया? आयड। आयड जुड़ देना, क्लोरीन। यहाँ पे जो यहाँ पे क्या है? क्लो प्लस इन की संधि, ये इन हट कर यहाँ पर क्या बन जाएगा? आयड। यहाँ पे देखो क्या बन गया? क्लोर प्लस आयड। तो ये ऋणायनों की खासियत होती है। क्या होती है? खासियत। यहाँ पर ऋणायन में अभिक्रिया के पश्चात उसके लास्ट में अर्थात अंतिम शब्द में आयड जुड़ जाता है। क्या जुड़ जाता है? आयड जुड़ जाता है। और जो धनायन होते हैं, जो हो गया ये धनायन में कुछ नहीं जुड़ता। धनायन वही का वही रहता है। क्या रहता है? वही का वही रहता है। ये बात ध्यान देना। तो हमको रासायनिक समीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो देखिए जो सोडियम क्लोरीन और सोडियम क्लोराइड बनता है, तो यहाँ पर शब्दों में लिखने में हमको बहुत दिक्कत आया करती है। और देखो कितनी जगह ले रहा है, कितनी जगह ले रहा है। तो इसीलिए साइंटिस्ट लोगों ने क्या कहा कि चलो हम इसका सिंपल अर्थात इजी तरीका अपनाते हैं। क्या करते हैं? इजी तरीका अपनाते हैं। तो इसलिए उन्होंने इनके रासायनिक सूत्र लिखे। क्या लिखे? रासायनिक फॉर्मूला लिखे। तो जैसे सोडियम का क्या होता है? केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? Na। क्या होता है? Na। और क्लोरीन का क्या होता है? केमिकल फॉर्मूला Pl। क्या होता है? Pl। ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? NaCl। तो इसको लिखने में ना ज्यादा हमारी ना तो ज्यादा जगह भरी, और देखो दिखने में भी अच्छा लग रहा है। इसलिए साइंटिस्टों ने क्या किया? रासायनिक समीकरण का प्रयोग किया। चलो इसकी डेफिनेशन लिख लें। कभी ये भी पूछ लेता है कि रासायनिक समीकरण का महत्व बताइए। क्या बताइए? महत्व बताइए। तो चलो इसका टॉपिक अगली किसी रासायनिक अभिक्रिया को सांकेतिक भाषा या रासायनिक सूत्रों में लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता
कहलाता कहलाता है। अर्थात किसी रासायनिक अभिक्रिया को सांकेतिक भाषा अर्थात रासायनिक सूत्रों में लिखना क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो इसका एक एग्जाम्पल ले लें हम। जैसे हम एक एग्जाम्पल ले लें, कैल्शियम सल्फेट प्लस मैंगनीज कार्बोनेट। जब हम इनकी अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा? कैल्शियम कार्बोनेट और मैंगनीज सल्फेट। ये इसको रिप्लेस कर देगा इधर, और ये कैल्शियम है जो वो मैंगनीज की जगह ले लेगा, और मैंगनीज है वो कैल्शियम की जगह ले लेगी। आई बात समझ में? मतलब ये एक दूसरे की जगह को विस्थापित कर देती है। यह अभिक्रिया क्या कहलाती है? द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। इसका प्रकार हम अभी 2-3 हेडिंग के बाद पढ़ेंगे, या फिर हम अगले वीडियो में भी बता सकते हैं, क्योंकि अभी टॉपिक लंबा जाएगा हमारा। तो जब ये अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनेगा? तो कैल्शियम कार्बोनेट, ऐसा ना करो, मैंगनीज आ रहा है कैल्शियम की जगह, मैंगनीज को इधर लिया तो क्या बन जाएगा? मैंगनीज सल्फेट प्लस मैंगनीज की जगह कौन आ रहा है? कैल्शियम। यहाँ पर क्या बनेगा? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। इसको तो हमने शब्दों में लिख दिया। अब इसको हम रासायनिक समीकरण के रूप में लिखते हैं। क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण के रूप में लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या है? कैल्शियम सल्फेट प्लस मैंगनीज कार्बोनेट। जब ये अभिक्रिया करेंगे तो कैल्शियम मैंगनीज की जगह आ जाएगा, मैंगनीज कैल्शियम की जगह आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? मैंगनीज सल्फेट प्लस कैल्शियम कार्बोनेट। देख लीजिए, यदि दोस्तों आज आप लोग अभिक्रिया सीखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर अर्थात हमारे वीडियो पर कमेंट करिए। हम एक वीडियो डालेंगे जिसमें हम आपको मात्र अभिक्रिया पढ़ाएंगे, ये अभिक्रिया कैसे होती है। अब आप सोच रहे होंगे ये मैंगनीज सल्फेट कैसे बन गया, ये कैल्शियम कार्बोनेट कैसे बन गया, ये कैल्शियम सल्फेट कैसे बन गया, ये मैंगनीज कार्बोनेट कैसे बन गया। इसकी भी एक इसका भी एक नियम होता है, जिसको हम एक वीडियो डालेंगे। अभी अभी फिलहाल नहीं डाल रहे हैं। जब हम एक वीडियो डालेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं कैसे करते हैं, तो ये वीडियो डालेंगे हम, इसके लिए आप कमेंट करिए, हम डालेंगे। तो दोस्तों आपको ये बात समझ में आई कि हमको इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। तो पहले इसका हम क्या करते हैं, इसका महत्व समझ लेते हैं कि रासायनिक समीकरण का महत्व। ये भी कभी कभी पेपर में आ जाता है, एग्जाम में आ जाता है कि रासायनिक समीकरण का महत्व लिखिए। तो हमारा अगला टॉपिक क्या है? रासायनिक समीकरण का महत्व। रासायनिक समीकरण का महत्व। अर्थात जो एक हेडिंग है
इसका मेन मोटिव है कि रासायनिक समीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी। महत्व या आवश्यकता एक ही है। क्या है? एक ही है। तो इसका पूछने का उद्देश्य यह है कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, अर्थात महत्व क्या है। तो चलो शुरू करते हैं। तो क्या हुआ कि रासायनिक समीकरण के उपयोग से हमारा क्या हुआ, हमारा पहली बात तो हमारा टाइम बचा, और दूसरा इसको लिखना भी इजी हो गया, और हमारी जगह की भी बचत हो गई। इसीलिए साइंटिस्टों या वैज्ञानिकों ने किया गया था, रासायनिक समीकरण का उपयोग किया था। तो लिखते हैं पहला क्या लिखते हैं, रासायनिक समीकरण के महत्व निम्नलिखित हैं। या फिर इसके उपयोग निम्नलिखित हैं, ये कुछ भी ले सकते हैं। तो पहला महत्व क्या था, इसके उपयोग से रासायनिक अभिक्रिया को अधिक संक्षिप्त व उपयोगी बनाया जा सका। तो इसका पहला उपयोग क्या है, इसके उपयोग से रासायनिक अभिक्रिया को अधिक संक्षिप्त अर्थात अधिक छोटा और उपयोगी बनाया जा सका। क्या किया जा सका, अधिक उपयोगी, अर्थात इसका उपयोग ज्यादा होने लगा तो इससे आसानी भी आने लगी हमको। दूसरा महत्व इसका क्या है, इसके उपयोग से रासायनिक अभिक्रिया में शब्दों की अपेक्षा रासायनिक समीकरण में अधिक आसानी थी। ज्यादा से ज्यादा 3 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा और ये आपके लिए उपयोगी, इतने में आपका काम हो जाएगा। जल्दी प्रश्न पूछता नहीं है, लेकिन कभी कभी पूछ भी लेता है। एग्जामिनर का कोई ठिकाना नहीं रहता। चलिए इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि हम इसकी नोट आपको प्रोवाइड करा सके तो इसके लिए आप हमें क्या करें, हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसकी लिंक हम अपने यूट्यूब चैनल पर दे देंगे। क्या कर देंगे, अपने यूट्यूब चैनल पर दे देंगे, या फिर कमेंट करिए तो हम उसकी लिंक दे देंगे, जिसमें हम आपको पूरे चैप्टर की नोट अर्थात पूरे विज्ञान की पूरे किताब की नोट आपको प्रोवाइड कराएंगे, जिससे आपको पढ़ने में बहुत आसानी होगी। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हमारा अगला टॉपिक है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। क्या करना, संतुलित करना। अब ये क्या है, अब ये एक नया टॉपिक है हमारा। क्या है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। चलो पहले इसको मिटा दें।
हमारा अगला टॉपिक क्या है? रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। क्या हो गया? रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। अब ये रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्या है? तो पहले क्या करते हैं, पहले हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, जिससे आपको थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा। फिर इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझाएंगे। तो किसी अभिक्रिया में, किसी अभिक्रिया में, किसी अभिक्रिया में अभिकर्मकों के परमाणुओं की संख्या, के परमाणुओं की संख्या परमाणुओं की संख्या को उत्पादों के परमाणुओं की संख्या, उत्पादों के परमाणुओं की संख्या के समान करना, के समान करना क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण को संतुलित करना कहलाता है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना कहलाता है। इसका हम एक एग्जाम्पल ले लें। जैसे हम क्या ले लें, सोडियम सल्फेट प्लस कैल्शियम कार्बोनेट। क्या लें? सोडियम सल्फेट प्लस कैल्शियम कार्बोनेट की रिएक्शन करा दें। क्या करा दें? रिएक्शन करा दें। तो ये क्या बनाएगा? सोडियम यहाँ रिप्लेस हो जाएगा और कैल्शियम यहाँ रिप्लेस हो जाएगा। तो क्या बनेगा? कैल्शियम सल्फेट प्लस सोडियम कार्बोनेट। तो देखिए यहाँ पर पहले हम इसको संतुलित करने के लिए क्या करते हैं कि अभिकर्मकों के परमाणु की संख्या और उत्पाद के परमाणु की संख्या समान है कि नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ का कोई एक यौगिक ले लेते हैं। मैंने क्या ले लिया? कैल्शियम सल्फेट। पहले यहाँ पर क्या देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं। क्या देखना है? ऑक्सीजन कितने हैं। तो ऑक्सीजन कितने हैं? 4। ये हो गए। कितने हो गए? 4 ये हो गए ऑक्सीजन। इतना देखिए, 4 ये हो गए। और यहाँ पर कितने हैं? 3। कितने हैं? 3। 4 और 3 कितने हुए? 7। तो यहाँ पर कितने ऑक्सीजन के परमाणु हैं? 7। अब देखिए यहाँ पर भी 7 ऑक्सीजन के परमाणु हैं कि नहीं है। यहाँ पर कितने हैं? 4। यहाँ पर कितने हैं? 3। टोटल कितने हुए? 4 + 3 = 7। यहाँ भी 7 और यहाँ भी 7। इसका मतलब क्या हुआ कि ऑक्सीजन के परमाणु समान है। ऑक्सीजन तो हो गया। अब देखते हैं कि कार्बन के परमाणु समान है कि नहीं। ऑक्सीजन हो गया। अब क्या बचा? कार्बन। क्या बचा? कार्बन। कार्बन का परमाणु कितना है? 1। यहाँ पर कितना है? 1। इसका मतलब क्या हुआ? कार्बन के परमाणु भी क्या है? ये तो खत्म हो गया। देखते हैं परमाणु कितने यहाँ पर? यहाँ पर हाँ दोस्तों, हम कहाँ थे? रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। तो हमारी हेडिंग क्या थी?
रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो एग्जाम्पल में क्या ले लें हम, AgBr प्लस Na सोडियम नाइट्रेट, क्या ले लें, सोडियम नाइट्रेट। जब ये रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, सोडियम ब्रोमाइड प्लस सिल्वर नाइट्रेट। ये तो संतुलित है। यहाँ पर भी ऑक्सीजन के परमाणु 3 है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन के परमाणु 3 है, यहाँ पर सिल्वर 1 है, यहाँ पर सिल्वर के परमाणु 1 है, यहाँ पर ब्रोमीन के परमाणु 1 है, यहाँ पर ब्रोमीन के परमाणु 1 है, और यहाँ पर सोडियम का परमाणु 1 है, और यहाँ पर भी सोडियम का परमाणु कितना है, 1 है। तो दूसरा एग्जाम्पल हो गया। तीसरा एग्जाम्पल क्या ले लें, एल्यूमिनियम नाइट्रेट प्लस सिल्वर ब्रोमाइड। जब ये रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, सिल्वर नाइट्रेट प्लस एल्यूमिनियम ब्रोमाइड। क्या बना, एल्यूमिनियम ब्रोमाइड। अब इसको संतुलित करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लें, कोई एक यौगिक ले लेते हैं। तो पहले उसके परमाणु संतुलित करते हैं। हमने ले लिया एल्यूमिनियम ब्रोमाइड। यहाँ पर देखिए एल्यूमिनियम के परमाणु कितने, 3, और यहाँ पर एल्यूमिनियम के परमाणु कितने हैं, 1। सॉरी, यहाँ पर एल्यूमिनियम का परमाणु कितना है, 1। यहाँ पर एल्यूमिनियम का परमाणु कितना है, 1। तो इसका मतलब एल्यूमिनियम का परमाणु क्या है, संतुलित है। क्या है, संतुलित है। तो इसके लिए हम क्या करें, पहले दूसरा ब्रोमीन का परमाणु बचा। क्या बचा, ब्रोमीन का परमाणु। तो हम क्या करें, ब्रोमीन का परमाणु लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए ब्रोमीन के परमाणु कितने हैं, 3। ब्रोमीन के परमाणु कितने हैं, 3। और यहाँ पर ब्रोमीन के परमाणु कितने हैं, 1। तो हम क्या करें, 3 का मल्टीप्लाई इस यहाँ पर करते हैं। तो क्या होगा, ब्रोमीन के परमाणु भी 3 हो जाएंगे। तो हम 3 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, कर दिया। तो इसके चक्कर में क्या हुआ, सिल्वर के भाव बढ़ गए। क्या हुआ, सिल्वर के भाव बढ़ गए, अर्थात सिल्वर के परमाणु की संख्या अधिक हो गई। यहाँ पर सिल्वर के परमाणु की संख्या कितनी हो गई, 3। यहाँ पर सिल्वर के परमाणु की संख्या कितनी है, 1। तो हम क्या करें, 3 का मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे। तो सिल्वर के परमाणु की संख्या यहाँ के सिल्वर के परमाणु की संख्या के समान हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, 3 का मल्टीप्लाई। तो इसके चक्कर में क्या हुआ, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के भाव बढ़ गए। क्या हुआ, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के भाव बढ़ गए। तो यहाँ पर ऑक्सीजन के परमाणु कितने हैं, 3। 3 का मल्टीप्लाई होगा तो 9। और नाइट्रोजन के परमाणु कितने हैं, नाइट्रोजन के परमाणु कितने हैं, 3। ऑक्सीजन के परमाणु कितने हैं, 9। और यहाँ पर नाइट्रोजन के परमाणु कितने हैं, 3। और ऑक्सीजन के परमाणु कितने हैं, 3 तरह का 9। तो मतलब ये हुआ कि ये संतुलित है। क्या है, संतुलित है। तो ये अभिक्रिया क्या हो गए, संतुलित हो गए। तो इसकी एक यही टेक्निक है कि आपको कोई एक यौगिक पकड़ना है और वहां से आपको संतुलित करते जाना है। अगर आप सबको देखेंगे तो इस तरह में आप विचलित हो जाएंगे, अर्थात आप संतुलित नहीं कर पाएंगे। इसमें आपको बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी। इसीलिए कोई एक यौगिक लीजिए और उसको संतुलित करना वहां से स्टार्ट कीजिए। चलिए एग्जाम्पल खत्म हो गया और हम अगला एग्जाम्पल लेते हैं। कोई अगला एग्जाम्पल हमने लिए
मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम ऑक्साइड। क्या ले लिया? एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ये रिएक्शन करने को तो क्या बनेगा? ये इसको रिप्लेस कर देगा, ये इसको रिप्लेस कर देगा, तो क्या बन जाएगा? एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो अब इसको संतुलित करते हैं। तो यहाँ देखिए, हम मान लीजिए हम ये वाला यौगिक ले रहे हैं, ये वाला यौगिक। आप इसको भी ले सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं और इसको भी ले सकते हैं, कोई भी यौगिक ले सकते हैं आप। तो हमने ये वाला यौगिक ले लिया। यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन के परमाणु कितने हैं? 1। यहाँ पर ऑक्सीजन के परमाणु कितने हैं? 3। तो ऑक्सीजन के परमाणु संतुलित करने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमने कर दिया। तो यहाँ पर भी 3 परमाणु ऑक्सीजन के, यहाँ पर भी 3 परमाणु ऑक्सीजन के। तो इसके चक्कर में क्या हुआ? मैग्नीशियम के परमाणु की संख्या अधिक हो गई। क्या हो गई? अधिक हो गई। कितनी हो गई? 3 हो गई। यहाँ पर कितनी है? 3। और यहाँ पर कितनी है? 1। तो इसके लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे? 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? 3 का मल्टीप्लाई। ये देखिए हमने कर दिया। तो यहाँ पर भी मैग्नीशियम के परमाणु 3, यहाँ पर मैग्नीशियम के परमाणु 3। तो इसके चक्कर में क्या हुआ? क्लोरीन के परमाणु की संख्या अधिक हो गई। कितनी हो गई? 3 दूनी 6। कितनी हो गई? 6। और यहाँ पर कितनी है? 3। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? 2 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे। 2 से 6, 6 यहाँ क्लोरीन के परमाणु हो जाएंगे, 6 यहाँ क्लोरीन के परमाणु हो जाएंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? 2 का मल्टीप्लाई। तो इसके चक्कर में क्या हुआ? एल्यूमिनियम के परमाणु 2 हो गए। और यहाँ पर कितने हैं? 2। अर्थात अभी चीजें क्या हो गई? संतुलित हो गई। चलो हम अगला टॉपिक उठाते हैं, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का महत्व, अर्थात उसको संतुलित क्यों करते हैं। एक कारण ये बनता है कि इसको संतुलित क्यों करते हैं। ये एग्जाम्पल है, आप समझ लीजिए। तुम्हारी अगली हेडिंग क्या है? संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व। क्या है अगली हेडिंग? संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व। अर्थात इसका मोटिव ये है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, अर्थात इसका महत्व क्या है, क्यों जरूरी पड़ जाता है कि हमको रासायनिक समीकरण को संतुलित करना पड़ेगा। तो एक नियम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इसके तहत ये कहा गया है
कि हम ना तो परमाणु का सृजन कर सकते हैं अर्थात निर्माण कर सकते हैं और ना ही हम परमाणु को नष्ट कर सकते हैं। तो इसलिए हम संतुलित करते वक्त ये हमको ये ध्यान देना पड़ता है कि हम ना उत्पाद के परमाणु अधिक हों और ना अभिकर्मक के परमाणु अधिक हों। तो पहले इसकी हम हेडिंग लिख लें, संतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित रासायनिक समीकरण को नहीं, यहाँ से काटिए, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना इसलिए आवश्यक है कि द्रव्यमान संरक्षण के नियमानुसार हम ना तो परमाणु का सृजन अर्थात निर्माण कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं, कर सकते हैं। अर्थात कोई हम रिएक्शन लें, जैसे ये अब क्लियर हो गए। ठीक, बंद करें आपने कनेक्शन छूट गया। तो द्रव्यमान संरक्षण के नियमानुसार हम ना तो परमाणु का निर्माण कर सकते हैं और ना ही उसको नष्ट कर सकते हैं। तो इसलिए हमको जो रासायनिक समीकरण होता है उसको संतुलित करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन के परमाणु कितने हैं? 2, और यहाँ आकर कितने हो गए? सॉरी, यहाँ पर ऑक्सीजन के परमाणु कितने हैं? 1, यहाँ पर भी कितने हैं? 1, और यहाँ पर ब्रोमीन के परमाणु कितने हैं? 1, यहाँ पर ब्रोमीन के परमाणु कितने हैं? 2। तो यहाँ पर परमाणु स्टार्टिंग में अर्थात जब अभिक्रिया हम कर रहे थे, जब अभिक्रिया हम प्रारंभ कर रहे थे, तो उस समय हमारे पास ब्रोमीन का परमाणु मात्र 1 था और यहाँ जाकर 2 हो गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने परमाणु का निर्माण कर दिया। लेकिन द्रव्यमान संरक्षण का नियम यह कहता है कि हम ना तो परमाणु का निर्माण कर सकते हैं और ना ही उसको नष्ट कर सकते हैं। तो ये अतिरिक्त परमाणु यहाँ क्यों आया? इसलिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? संतुलित करना पड़ता है। तो ये देखो, ये अब संतुलित हो गई। यहाँ पर भी ब्रोमीन के 2 परमाणु और यहाँ पर ब्रोमीन के 2 परमाणु।
यहाँ पर भी सोडियम के 2 परमाणु, यहाँ पर भी सोडियम के 2 परमाणु। इसलिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक पड़ जाता है। ये बात याद रखिए। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकता है क्योंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये बात याद रखना। तो दोस्तों हम ये टॉपिक आज यही खत्म करते हैं। अगर आपको ये टॉपिक पसंद आया हो तो अपने दोस्तों को शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब करिए और जुड़ रहिए हमारे अगले वीडियो के लिए। तो जब तक के लिए धन्यवाद। अगर कोई गलती हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा, जिसको हम सुधारने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।